हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेकर आया हूं। और आज हम इस लेसन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो बिकॉज it will be proved very beneficial for you. So I request you all, please watch the full video if you really want to understand the subject matter of this story. Okay, so before starting the chapter, I would like to request all of you, if you are new at this channel, then please subscribe it, like it and share as much as you can. Okay guys. ओके तो आज का जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, हम इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनी फ्रैंक के बारे में जो एनसीईआरटी ने इंफॉर्मेशन दे रखा है, हम लोग थोड़ा पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखें, एनालिस मैरी एनी फ्रैंक, ब्रैकेट में देखें 12 जून 1929, फरवरी और मार्च 1945। ये लाइफ स्पैन है एनी फ्रैंक का। जन्म उनका 1929 फरवरी या मार्च में हुआ है, क्लियर नहीं है इसलिए दोनों दिया हुआ है। और मृत्यु उनकी 1945 में हो गई है। तो अब देख सकते हैं कि बहुत एक छोटी आयु में यहाँ पर जो है एनी की मौत हो गई है। वॉज ए जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As precautions against the Jewish population is increased, the family went to hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus. In Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो ये जो पार्ट था प्यारे बच्चों, ये पार्ट जो देखा है हमने, इसमें थोड़ा मैं आपको ले जाता हूँ पास्ट में। ये टाइम है जर्मनी के उस समय का जब हिटलर अपने पावर में आ गया था। और हिटलर की जो पार्टी थी नाजी पार्टी कहते थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हिटलर एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था और वो नहीं चाहता था कि वहाँ पे जो यहूदी, जेविश का मतलब यहूदी है, यहूदी धर्म के जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़े। तो इसलिए उसने क्या किया कि जो भी जेविश पॉपुलेशन था उसको मरवाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लाखों की संख्या में उसने यहूदियों की हत्या करवाई थी। इसी दौरान एनी फ्रैंक, चूँकि वो भी यहूदी थी, तो वो अपने पूरे फैमिली के साथ, उनके फादर ओटो फ्रैंक
का जो ऑफिस बिल्डिंग था उसमें ये लोग काफ़ी समय तक छुपे रहे थे। और उस दौरान उसने जो भी वहाँ देखा उसको वो अपने एक पर्सनल डायरी में लिखा करती थी। हालांकि बहुत छोटे से उम्र में टाइफस के कारण उसकी मौत हो गई है। और लगभग उसके फैमिली मेंबर में ज़्यादातर जो लोग थे वो सरवाइव नहीं किए, केवल उसके पिता बचे थे सर्वाइवल के रूप में। बाद में उनको वो डायरी मिली और जब उन्होंने वो डायरी पढ़ा तो उनको लगा कि इस डायरी को दुनिया के सामने आना चाहिए, और तब उन्होंने उस डायरी को पब्लिश करवाया और उसका जो टाइटल रखा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है। इसके बाद इस पार्ट को देखें आप। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. प्यारे बच्चों, ये जो डायरी की कहानी है तो उनको ये जो डायरी है उनको उनके 13वें बर्थडे पर एज ए गिफ्ट मिला था, और उन्होंने अपने लाइफ का जो भी सारी घटनाएं घट रही थी वहाँ उसको एज ए क्रॉनिकल का मतलब होता है डे टू डे इंसिडेंट को मेंशन करना। 12 जून 1942 से लिखना स्टार्ट किया था और फाइनल एंट्री जो है वो 1 अगस्त 1944 तक उन्होंने इसमें किया था। और ओरिजिनली वो उसको डच भाषा में लिखा करती थी, और उनके पापा ने जब इसको एक्चुअली में पब्लिश करवाया तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है। और ये इतना बहुत बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा ये सेलिंग पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ इस बुक का कि ये टॉप सेलर बुक बन गई। और इससे प्रभावित होकर, इम्प्रेस्ड होकर बहुत सारे हॉलीवुड के लोगों ने अपने मूवीज़ भी बनाए हैं, और इसमें कई सारे थिएट्रिकल टेलीविज़न शोज़ बनाए गए, कई सारे ओपेराज जो है परफॉर्म किए गए। यानी इनफैक्ट कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में उस छोटी सी लड़की के उस डायरी ने और उसमें लिखे गए तथ्यपूर्ण जो भी इंसिडेंट थे, जो कि एक बहुत कम अवस्था में लिखी गई लड़की के द्वारा थे, को दुनिया ने इतना पसंद किया कि ये बुक जो है वो सुपर डुपर हिट हो गई थी। ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था एनी के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो लेसन है उस लेसन को देखते हैं। ठीक है। तो आप आ जाए यहाँ पर स्क्रीन पे मेरे साथ। ये फर्स्ट पार्ट को भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, स्टार्ट करें। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। देखिए डायरी का जो पहला लाइन है यहाँ पर, उसमें पहला लाइन ही जो है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यहाँ पर एनी ने कहा है कि डायरी लिखना अपने आप में एक बड़ा ही विचित्र अनुभव है उन जैसे लड़के के लिए, स्पेशली नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old school girl. Oh well, it does not matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest.
प्यारे बच्चों, यहाँ पर एनी का जो कहना है कि डायरी लिखना उसके लिए एक विचित्र अनुभव सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने कब पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि वो इसलिए है कि उसको लगता है कि उसके जैसे एक छोटे सी 13 साल की लड़की के द्वारा लिखी गई बातों को कोई क्यों पढ़ेगा इंटरेस्ट लेकर। उसको कोई भी आनंद नहीं मिलेगा उसको पढ़ने में। खैर, वो कहती है कि इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। खैर, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे सीने में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसे मैं आप कहे कि उसको किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। तो इस वजह से यहाँ पे राइटिंग लिखने की बात शुरू हुई। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे बच्चों, आप लोग देखेंगे इसमें बोर्ड में कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। आप इस लाइन को देखें, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एनी यहाँ पे कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी पेपर में, पेपर मतलब कागज़ है यहाँ पर, कागज़ के पास जो धैर्य होता है वो धैर्य लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ये लाइन अपने आप में ही विचित्र है, और इसको समझने के लिए आप यूँ समझें कि पेपर या कागज़ पे जब आप अपने कोई भी थॉट्स लिखते हैं, और वो थॉट्स, वो कागज़ जब तक किसी को मिलता नहीं है तब तक पहली बात है कि वो उसको पढ़ के समझ नहीं सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग पेपर पे कोड वर्ड में लिखते हैं, और जिसको डिकोड करना दूसरे लोगों के बस की बात नहीं होती। तो ऐसे में उस पेपर को पढ़ के भी क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी पेपर में आप जो कुछ भी लिखते हैं वो काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि अगर सपोज करें कि आप अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत दिनों तक उन सारे जो आपके शेयर किए हुए बातें हैं उसको वो अपने दिल में कैद रख लेगा, किसी को बताएगा नहीं, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है कि जब आप उसको मना करो कि ये काम नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, तो निश्चित रूप से ये बात वो किसी न किसी को बताएगा। और एनी के मन में यही डाउट है, और इसलिए उन्होंने ये मेंशन किया यहाँ पर कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. आप यहाँ पे सिचुएशन को समझ सकते हैं। मैंने बताया कि ये लोग हाइडिंग प्लेस में थे। इनको डर था कि अगर इनको रिवील कर लिया गया, खोज लिया गया, तो इनको भी मार डाला जाएगा। और ऐसे में ये इनका फैमिली पूरा एक कमरे में कैद रहा करता था, किसी से मिलना जुलना नहीं, बाहर आना जाना बहुत कम होता था। ऐसे में एनी थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी। अक्सर घंटों अपने घर में ठुड्डे पर हाथ रखकर सोचा करती थी, बोर फील करती थी, और समझ में नहीं आता था कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ये काफ़ी कष्टदायक था, आप कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, घर में बैठे रहना। तो आप यहाँ देखें, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read the steep-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit difference. सी यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे एनी का कहना है कि जैसा कि उनको लग रहा है कि पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों के अपेक्षा, और वो कह रही कि उसको कुछ लिखना है, और वो लिखना है तो वो किसी के साथ उसको तब तक शेयर नहीं करना है जब तक कि उसको एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है। रियल फ्रेंड की बात यहाँ पे कर रही है। अब आगे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास रियल फ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर क्यों वो डायरी लिखने का डिसीजन ले रही है, तो आप उसको यहाँ आगे समझें। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब सबसे पहले एनी कहती है कि मैं आपको ये बता दूं कि आखिर मैंने डायरी लिखने का निश्चय क्यों किया, या कौन से ऐसा चीज़ थी जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया डायरी लिखने के लिए। तो वो यहाँ पे एक लाइन कह रही है, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, यानी मेरी कोई अच्छे दोस्त नहीं है।
अब अच्छे दोस्त से यहाँ पे मतलब क्या है, आप इस बात को यहाँ पे समझें। यहाँ से देखें, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। एनी का यहाँ कहना है कि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में अकेली है। अकेली से मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ कोई नहीं है, अकेलापन अंदर से फील होता है। ठीक है बच्चों, एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं, एनी का ये कहना है यहाँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले लविंग माता पिता हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन से देम फ्रेंड्स, और ऐसे 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग ऑन्ट्स एंड ए गुड होम, प्यार करने वाले ऑन्ट्स हैं और एक अच्छा घर भी है। नो वन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, और अपने बारे में भी यही सोचती है, लेकिन उनका कहना है कि एक चीज़ को छोड़कर। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम। जहाँ तक मेरा सोचना था कि अगर आपके पास एक सच्चा मित्र है, दोस्त है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, और मुझे दोस्त इसलिए नहीं चाहिए कि मैं उसके साथ सारी बातें करना चाहती हूँ, बट इसलिए चाहिए कि उसके साथ मैं अपने साधारण बातें कर सकूँ। जो डे टू डे लाइफ की बातें होती है वो बातें मैं कर सकूँ। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. कहने को तो 30 ऐसे दोस्त हैं, लेकिन मैं किसी पर रिलाई नहीं कर सकती, किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये उनका फॉल्ट है, ये फॉल्ट मेरा ही हो सकता है। लेकिन कभी मैं उनके इतने क्लोज नहीं आ पाई जैसा कि वो इमेजिन करती थी कि एक सच्चे दोस्त के साथ होना चाहिए। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद हो सकता है कि ये मेरी गलती हो कि हम अपने दोस्तों के साथ, या मैं अपने दोस्तों के साथ उतना भरोसा क्रिएट नहीं कर पाई। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट liable to change. This is why I have started the diary. खैर, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, तो जो भी बातें थी वो मैंने यहाँ बताया। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और हो सकता है कि दुर्भाग्यवश वो जो स्थितियाँ हैं वो अभी चेंज करने लायक है भी नहीं, और इसलिए मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया। तो इनफैक्ट ये जो पैराग्राफ है आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें एनी ने ये बताने का कोशिश किया है कि उसको एक सच्चा दोस्त चाहिए था, और जो भी दोस्त थे उसमें उनको वो सच्चापन, वो ऑनेस्टी दिखाई नहीं पड़ता था कि वो अपनी सारी बातों को उन दोस्तों के साथ शेयर कर सके। और यही कारण है कि एनी ने यहाँ पर डायरी लिखने की शुरुआत की है। ठीक है प्यारे बच्चों। Now, to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. फिर यहाँ पर एनी का ये भी कहना है कि ये जो बहुत चिर परिचित अवेटेड मतलब प्रतीक्षित जो दोस्त था, जो उनकी कल्पना में था कि ऐसा कोई दोस्त मिलता जिसके साथ वो अपनी सारी बातों को शेयर कर पाती, और आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। और वो ये भी कहती है कि मैं उस तरह से डायरी में वो सारे घटनाओं को, फैक्ट को नहीं लिखना चाहती जैसा कि बाकी लोग करते हैं, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो डायरी है वो मेरा एक सच्चा दोस्त की तरह हो, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इसलिए मैं अपने इस दोस्त को किटी नाम से बुलाती हूँ। तो ये इसमें आपने देखा कि कैसे एनी ने डायरी लिखने की शुरुआत की है, कौन से वजह थे जिसने उसको डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्ट किया है। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, मेन जो पार्ट ऑफ स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब एक छोटी सी घटना है, नहीं अभी थोड़ा सा और उनके बारे में है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। अब यहाँ एनी कहती हैं कि कोई भी उनके डायरी को अगर पढ़ता है तो डायरेक्टली उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वो सोची कि मैं पहले अपने लाइफ के का एक छोटा सा स्केच अपने रीडर्स के लिए दे दूं। हालांकि ये मुझे पसंद नहीं है ऐसा करना, बट मजबूरी है, क्योंकि फिर डायरी पढ़ने वाले को कुछ भी बातें समझ में नहीं आएंगी अगर उसे इस लिखने वाले के रियल लाइफ स्केच के बारे में ना बताया जाए। खैर, वो लिखना स्टार्ट करती हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। वो अपने पिता के बारे में ये एक्सप्लेनेशन दी है कि उनके जो पिता थे शायद दुनिया के सबसे एडोरेबल प्यारे पिता थे। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। जब उनके पिता 36 साल के थे और उनकी माता 25 साल की थी तब उनका विवाह हुआ था। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उनकी जो बहन थी मार्गोट, उसका जन्म जर्मनी में 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, ठीक है, यानी वो अपने बहन से 3 साल छोटी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक कि वो 4 साल की नहीं हुई थी। माई फादर माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके पिता जो थे वो हॉलैंड को माइग्रेट कर गए थे। माई मदर एडिस हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। उनकी माँ, जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वो उनके पिता के साथ सितंबर महीने में हॉलैंड चली गई थी। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अकेन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर। और उनको और उनकी बहन मार्गोट को, दोनों को उनके दादी के पास भेज दिया गया था रहने के लिए, अकेन नाम की जगह पर। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। फिर मार्गोट को पहले हॉलैंड भेजा गया दिसंबर में, और बाद में जाके 2 महीने के बाद फरवरी में एनी भी वहाँ पर एनी को भी भेजा गया। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। चूँकि उस समय बहुत छोटी थी एनी, तो उनको टेबल पे जब रखा गया तो मार्गोट को ऐसा लगा मानो वो जो छोटा सा डॉल है, बेबी डॉल, उसको वो समझ ली उसकी बड़ी बहन जो थी, और उसको ऐसा लगा कि शायद उसको बर्थडे में ये गिफ्ट मिला हो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। पढ़ाई जो है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से स्टार्ट हुआ इनका। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। वो 6 साल की थी तब तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। जब वो फर्स्ट फॉर्म यानी पहले क्लास में थी। इन द 6th फॉर्म my teacher was Mrs. Cuprus, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. 6th फॉर्म तक पहुँचने तक उनकी टीचर मिसेस क्यूपरस रही थी, जो, और वो हेड मिस्ट्रेस भी थी वहाँ की, और इनके बीच में इतना अच्छा बॉन्डिंग था कि बाद में जब एनी को हॉलैंड माइग्रेट किया जाने लगा तो टीचर और एनी दोनों बहुत रहे थे एक दूसरे से बिछड़ने के कारण। यहाँ पे आप समझ सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना अफेक्शन रहा होगा उस समय। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. 1941 की बात है, उनकी दादी जी अचानक बीमार पड़ गई, उनको एक ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए उस साल उनका जो बर्थडे है वो ठीक से सेलिब्रेट नहीं किया जा सका। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ऑपरेशन हुआ फिर भी उनकी दादी माँ जो हैं वो 1942 में जनवरी महीने में मर गई। नो वन नोज़ हाउ ओपन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ये कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ
और उनसे कितना प्यार करती हूँ अभी भी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। उस साल 1942 में जब उनका बर्थडे मनाया गया तो ये काफ़ी इस तरीके से मनाया गया कि मानो उसका जो पिछला बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट नहीं किया गया था उसकी भरपाई हो सके, और जो केक्स थे उस पर जो कैंडल जलाया गया तो ग्रैंड माँ के लिए स्पेशली एक उसमें कैंडल लगाया गया। The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। और अब 4 जने हैं इनके फैमिली में, एनी, उनकी बहन, उनके माता पिता, और ये लोग ठीक ठाक अभी रह रहे हैं। और 20 जून 1942 का ये दिन है जब वो ये बातें डायरी में लिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देखें। ये डेट यहाँ पे मेंशन्ड है, सैटरडे 20 जून 1942। और उन्होंने पहले ही कहा कि मैं अपने जो डायरी है उसको किटी करके बुलाती हूँ, तो यहाँ पे देखें उन्होंने उसको एड्रेस किया है डियरेस्ट किटी। अब यहाँ पे जो स्टोरी है प्यारे बच्चों वो उनका एक छोटा सा स्कूल लाइफ का स्टोरी है, जिसमें कैसे वो उसके दोस्त और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, कैसे वो लोग एंजॉय करते हैं, इसका एक छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। जो उन्होंने अपने डायरी में मेंशन किया था वो आपको लेसन के रूप में दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें। और इंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। देखिए यहाँ पे क्वैकिंग का मतलब क्या है। ऐसे क्वैकिंग वर्ड जो है वो जब बतख लोग बोलते हैं तो उनके लिए क्वैक वर्ड का इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पर है कि आवर इंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन बूट। आप देखेंगे कि कभी भी क्लास में अगर टीचर ना हो, बेल लग गया हो, चले गए हों, तो एकाएक पूरे सारे बच्चे आपस में ज़ोर ज़ोर से बात करने लगते हैं, धमा चौकड़ी मचाने लगते हैं और एकदम शोरगुल सा होने लगता है। तो ठीक वैसा ही सिचुएशन है क्लास में। द रीजन ऑफ कोर्स इज़ द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। और शोर शराबा का कारण ये था कि कुछ देर के बाद मीटिंग शुरू होने वाली थी शिक्षकों की, जिसमें ये डिसाइड किया जाने वाला था कि कौन बच्चा अगले क्लास में प्रमोट होगा और कौन उसी क्लास में रहेगा, यानी कौन फेल करेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधा क्लास तो मान लो बेटिंग कर रहा था, शर्त लगा रहा था। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet from morning to night. It's yours going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies. About a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creature on earth. This is also very important line प्यारे बच्चों। देखिए मैं आपको इसका मीनिंग समझा दूँ। ये सीन जो है क्लास का है जो एनी जिसमें पढ़ती हैं, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग बेटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग तो उदास होकर कह रहे हैं अरे नहीं यार तुम तो पास कर जाओगे, हम तो पास नहीं कर पाएंगे, मेरा एग्ज़ाम ठीक नहीं गया है, दिस दैट। तो इस तरह से सारे बच्चे आपस में एक दूसरे को बेट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है तुम्हारा तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, तुम पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो कोई बोलता है नहीं नहीं मेरा कहाँ पढ़े हैं, मेरा भी खराब ही आएगा। इस तरह की पूरे जो है वो बेटिंग क्लास में चल रहा है। और कई बार तो एनी को गुस्सा भी आ जाता है इन सारे बातों को सुनते हुए, और उसको लगता है कि सारे बच्चे जो इतने डिस्कस कर रहे हैं, काश पढ़ाई में ध्यान दिए होते तो आज ये डिस्कशन करने की नौबत नहीं आती। और उसको तो लगता है कि ज़्यादातर उसके क्लास के जो बच्चे हैं वो डमीज़ हैं, और उसमें से तो 1/4 को उसी क्लास में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने में उनका कोई भी इंटरेस्ट रहता नहीं है। लेकिन फिर एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वो बोली है कि बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। ये जो टीचर होते हैं ये ऐसे जीव हैं जिनके बारे में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है कि ये कब क्या करेंगे, कब किसको पास कर देंगे, कब इसको फेल कर देंगे, ये कहना मुश्किल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वाई टीचर्स आर कॉल्ड द अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ।
तो उसका आपको आंसर क्या लिखेंगे, आप सिंपली लिख सकते हो कि सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेस व्हाट द टीचर इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, because sometime it is seen that the student who is very big gets very good marks in exam, and the student who is very strong in a particular subject gets less marks than someone else. So here what the teacher do, it remains a question for the students. So you can say here that teachers are the most unpredictable creatures on earth, and this is the thought of Anne Frank. Okay, now we proceed further. I am not so worried about my girlfriend and myself. एनी कहती है कि मैं और मेरी जो दोस्त थी उसके बारे में हम लोग ज़्यादा चिंतित नहीं हैं. वी विल मेक इट, हम लोग तो पास कर जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. हाँ, एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि पता नहीं क्या होगा, और वो है मैथ. एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. खैर हम लोग और कर भी क्या सकते थे, सिर्फ वेट करने के अलावा, प्रतीक्षा करने के अलावा. Until then we keep telling each other not to lose heart. और तब तक हम लोग एक दूसरे को यही संतावना दे सकते थे कि अपना दिल छोटा मत करो, वेट करो, देखो क्या होता है. Now from here I get along pretty well with my all teachers. एनी कहती है कि मेरे जितने भी वहाँ टीचर्स थे उनके साथ उनका जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा था. देयर आर 9 ऑफ देम. टोटल 9 टीचर थे वहाँ पर. 7 मेन एंड 2 वुमेन. उसमें से 7 मेल थे और 2 फीमेल. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग्स. उनमें से जो मैथ के टीचर थे, मिस्टर किसिंग नाम था उनका, और वो एनी के बात करने की आदत की वजह से बड़ा उससे क्रोधित या गुस्सा रहा करते थे. और कई आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, यानी मतलब कई बार उन्होंने उसको धमकी दिया, वार्निंग दिया, इसके बावजूद वो बात करना छोड़ी नहीं थी. ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. तो एक दिन उनके इस आदत के कारण मिस्टर किसिंग ने उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया. होमवर्क क्या था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स ए चैटर बॉक्स. उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया, ए चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स कहते हैं बातूनी को, जो बहुत बात करता था, केवल गप्पे हाँकता, उसको चैटर बॉक्स कहते हैं. तो मिस्टर किसिंग ने उसको होमवर्क दिया कि तुमको एक ऐसे लिख के लाना है और उसका टाइटल होना चाहिए ए चैटर बॉक्स. अब किसी को बोल दिया भाई तुम बातूनी पे तुम ऐसे लिख के लाओ, तो कठिन काम है, और एनी को उन्होंने ये दे दिया. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड. अब ऐसे टॉपिक पे आप क्या लिख सकते हो? खैर मैंने सोचा कि चलो इसकी चिंता मैं बाद में करूँगी. आई डिसाइडेड, मैंने ऐसा सोचा. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. खैर जॉट मतलब लिखना होता है, तो उन्होंने उसको अपना नोटबुक में टाइटल को लिख लिया. टक्ड इट इन माई बैग, इसको अपने बैग में रख लिया. एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की. दैट इवनिंग after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम जब मैं अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर ली, तब फिर अचानक से वो नोट जो है उस पर मेरा ध्यान गया जो मिस्टर किसिंग ने दिया था. The note about the essay caught my eyes. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. फाउंटेन पेन को मुंह में लेकर वो सोचने लगी कि आखिर मैं इस टॉपिक पर क्या लिखूं, क्या लिखूं. Anyone could ramble on and leave big space between the words. बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करते थे कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ कुछ अक्षर लिख देते और पेज को भर देते. But the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन ऐसा करके मैं केवल अपना कोरम पूरा नहीं करना चाहती थी. मैं ये चाहती थी कुछ ऐसा लिखूं जिसमें ये साबित करने की कोशिश करूं कि बात करना भी बहुत ज़रूरी है. I thought and thought. मैं सोचती रही. And suddenly I had an idea. और अचानक से मुझे एक आइडिया आया. I wrote 3 pages. Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज उस पर लिखा और इस तरह से अपनी बातें को रखा कि मिस्टर किसिंग जब उसको देखे तो वो थोड़ा संतुष्ट लगे. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने उसमें ये लिखने की कोशिश की कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है. ट्रेट आप अभी पढ़ेंगे 10th क्लास में, बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा.
एक होता है कि हेरिडिटिकल ट्रेट होता है और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट। हेरिडिटिकल ट्रेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों की वो गुण जो आपको अपने माता पिता से मिला है, और ऐसे कुछ गुण होते हैं जिसको हम लोग अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट कहलाता है। तो यहाँ पर एनी ने ये आर्गुमेंट देने की कोशिश की है कि उनके अंदर जो ये बातचीत करने का जो टेंडेंसी है वो उनका हेरिडिटिकल ट्रेट है, यानी उसको माता पिता से मिला है। हालांकि वो बहुत कोशिश करती हैं कि इस ट्रेट को, यानी बातचीत करने की जो आदत है उसको वो कंट्रोल कर सके, लेकिन चूंकि हेरिडिटिकल है, आनुवंशिक है, इसलिए वो इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखें। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि वो चाहकर भी बातचीत करने का जो आदत है वो छोड़ नहीं पाती, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती है। तो ये बातचीत करने का जो गुण है उनको अपने माँ से मिल गया है। और भाई जो आपके अंदर इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, यानी जो विरासत में आपको गुण मिला है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे ये एनी ने लिखा है उस एसे में। इसको पढ़ने के बाद मिस्टर के सिंह थोड़ा सा सेटिस्फाइड दिखे हैं। खैर आगे क्या हुआ अब देखें। यहाँ मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। हालांकि इस को पढ़ने के बाद मिस्टर किसिंग बहुत ज़ोर से हंसे भी हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने क्या लॉजिक पेश किया है। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी ए सेकेंड एसे। और लेकिन फिर अगले क्लास में जब वो पढ़ाने लगे और वो फिर से बात करना शुरू की, तो मिस्टर किसिंग ने फिर से उसको एक ऐसे दे दिया लिखने के लिए इस बार। एंड दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। और इस बार का जो टॉपिक था यह है इनकॉरेजिबल। देखिए इनकॉरेजिबल का मतलब होता है कि ऐसी आदत, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं। तो इस बार का टॉपिक था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारना मुश्किल है, जो हमेशा बकबक करता है क्लास में। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। इस बार भी एनी ने उसके ऊपर ऐसे लिखकर ला दिया और मिस्टर किसिंग उसको पढ़ने के बाद फिर 2 लेसन तक उसको कुछ नहीं बोले। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ। लेकिन जब वो थर्ड लेसन पढ़ाने लगे और मेरी बात करना ऐसे ही जारी रही, एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन इसे एंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और जब थर्ड क्लास में भी वो नहीं मानी, बात करती रही, तो मिस्टर किसिंग ने इस बार एक और ज़्यादा हार्ड टाइटल उसको दे दिया। और इस बार का टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। यानी मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स जो हैं वो हमेशा क्वैक 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 करते रहती हैं, चिल्लाते रहती हैं। तो काफ़ी फ़नी टाइटल था और ऐसा टाइटल था जिस पे लिखना शायद बहुत मुश्किल था। यहाँ पे आप इस चित्र को देख सकते हैं जहाँ पर मिस्टर किसिंग जो हैं एनी फ्रैंक को ये टाइटल दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टोरी का बच्चों। यहाँ देखें, द क्लास रोड। इस टाइटल को सुन के पूरा क्लास ठहाका मार के हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू। हंसी तो मुझे भी आ गई थी। नाउ आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। खैर इस टॉपिक पे मैं इतना लिख चुकी थी कि अब मेरे पास लिखने को कुछ बचा भी नहीं था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और इस बार मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा लिखूं जो एकदम ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सेनी who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। मेरी दोस्त सैनी जो थी उसने कहा कि वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, वर्स लिखने में। वर्स का मतलब श्लोक होता है, स्टेंजास, पोइम्स लिखना। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प जो है वो इस मैटर पे करूँगी। मिस्टर किसिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him। तब मैंने सोचा कि मिस्टर किसिंग बड़ा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्लास में, लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा लिखूंगी कि उनका ही मजाक बन जाएगा, उन्हीं पर जोक ये आ जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। और तब मैंने एक पोइम लिख डाला अपने दोस्त सैन की मदद से, और ये काफ़ी खूबसूरत पोइम था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby ducklings
who were beaten to death by the father because they quacked too much। इस पॉइंट में ये बताया गया था कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वान, उनके 3 बच्चे थे और वो तीनों बच्चे जो हमेशा क्वैक 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 करते थे, इसलिए उनके पिता ने उनको गुस्सा से काटकर मार दिया था क्योंकि वो लोग बहुत क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। ही रीड the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। मिस्टर किसिंग ने जब उसको पढ़ा, जिसमें ये बताया गया था कैसे फादर स्वान ने अपने 3 बच्चों को काट के सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो बातचीत करते थे। हालांकि इसको पढ़ने के बाद मिस्टर किसिंग समझ गए कि एनी जो है उसकी तुलना उस फादर स्वान से कर रही है जो अपने बच्चे को मार डालता है जान से, और शायद एनी ये बताने की कोशिश कर रही है कि मिस्टर केसिंग भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं इतना हार्ड होमवर्क देकर। तो प्लीज़ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सेंस था एनी का कहने का। और मिस्टर केसिंग ने इस बात को बखूबी समझा कि ये बच्ची कहना क्या चाह रही है। खैर उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, जोक में ले लिया, लेकिन उन्होंने इस बात के बारे में कई क्लासेस में चर्चा भी की। Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework। खैर इस पॉइंट को पढ़ने के बाद उस दिन से जो भी क्लासेस हुए उसमें एनी बात भी करती थी तो मिस्टर किसिंग नहीं घुसाते थे और उसको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया उन्होंने। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। हालांकि उस दिन के बाद से मिस्टर किसिंग जो है अब काफ़ी जोक बनाते हैं आजकल, मतलब हर टॉपिक पे कोई ना कोई वो जोक कहने लगते हैं। तो एक छोटी सी ये घटना थी जो एनी के साथ उसके स्कूल डेज में हुआ था और उन्होंने इसको क्रॉनिकली अपने डायरी में लिखा था। तो ये एक छोटी सी घटना जो आए दिन होती है, आप लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ होती होगी। तो अगर आप लोग भी इस डायरी को लिखें तो और बाद में जब आप इस डायरी को पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा फीलिंग, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बचपन की वो दिन याद आएंगे आपको, जैसा कि एनी इसमें किया करती थी। तो खैर ये तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया क्योंकि वो वर्ल्ड वार का टाइम था और उसमें बहुत सारी बातें एनी ने ऐसी भी लिखी हैं जो उन्होंने खुद आंखों से देखी, और समझिए कि वो एक हिस्ट्री था क्योंकि जो क्रॉनिकल डेट्स होते हैं उसको देखते उन्होंने बातों को लिखा। तो इसलिए इतना ज़्यादा ये पॉपुलर भी हुआ और उसको पढ़ने के बाद बाकी लोगों को लगता था ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसका माइंड कितना मैच्योर होगा कि कितना सटीक टिप्पणी, कितना सटीक कमेंट्स उसने सारी चीज़ों पर किया है। तो इसलिए ये जो डायरी था ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। ठीक है, तो लेसन यहीं पे समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो पूरी कहानी है प्लस एनी फ्रैंक के घटना जीवन क्रम से जुड़ी जो बातें थी वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चले आप इस लेसन को पूरा वीडियो को देखें, इसको समझें, और अब जल्द ही मैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स होंगे वो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और इस लेसन को समझने का प्रयास करें। इसके बावजूद भी अगर लेसन में कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपने या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डालें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे सकूं। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।